गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की साइंस का 5th चैप्टर, 5वां अध्याय, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्वों का आवर्तय वर्गीकरण। तत्वों का आवर्तय वर्गीकरण। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस लेसन की। तो 9वीं क्लास में हम पढ़ के आए थे परमाणु के बारे में, पदार्थ के बारे में, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में, जिसे हम एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर कहते हैं। तो जो जितने भी पदार्थ बने होते हैं वो आपने देखा होगा, वो सारे कैसे मिलकर बनते हैं। पहले तो हम पदार्थ की अगर बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं। पदार्थ क्या होता है? मैटर विच हैव इट्स ओन वेट एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, कि जिसका अपना खुद का कुछ न कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, और वो कुछ न कुछ स्थान घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। फिर हम देखते थे तत्व के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कि एलिमेंट्स सेम काइंड, सेम नेचर के जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। कि जो तत्व है वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर हम बात करते हैं कि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर कितने तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो अगर हम अप टू डेट आज के समय की बात करें, तो आज के समय तक जो नेचर में है लगभग 118 तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो फिर इन तत्वों को हम क्या करते हैं? उनके गुणधर्मों को जानने के लिए उनको हम व्यवस्थित करते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा मेकिंग आउट ऑफ ऑर्डर अर्ली अटेम्प्ट for the classification of element। जिसको हम हिंदी में कहते हैं अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, उसके लिए तत्वों को वर्णन के लिए प्रारंभिक प्रयास, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए प्रारंभिक प्रयास। तो यहां पे भी क्या है? मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कॉज, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केस। केस का क्या होता है? अव्यवस्थित। केस का मतलब होता है अव्यवस्थित, गड़बड़ी, जिसमें गड़बड़ी हो, इधर उधर सामान पड़ा हो। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास या आरंभिक प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डवेर्नियर ट्राइड्स। जिसको हिंदी में कहते हैं डर्बेनायर का त्रिक नियम। डर्बेनायर का त्रिक नियम। तो डर्बेनायर एक जर्मन केमिस्ट था, जिसने 1817 में तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया। डर्बेनियर ने 1817 में, उस समय जो तत्व मौजूद थे, उन तत्वों को उसने क्या किया? 3-3 के समूह में, 3-3 के ग्रुप बनाए उसने। उन 3-3 के ग्रुपों में उन तत्वों को उसने व्यवस्थित किया। और वो जो 3-3 के ग्रुप उसने बनाए, डर्बेनियर ने कहा कि अगर आप 3 तत्वों का जो ये ट्रायड बना रहे हो, त्रिक बना रहे हो, तो इन त्रिक में पहले तत्व का जो द्रव्यमान है और जो तीसरे तत्व का द्रव्यमान है, अगर उन दोनों का तो आप एवरेज निकालते हो, औसत निकालते हो, तो जो मध्यम में पाया जाता है, सेंटर में जो पाया जाता है, मिडल में जो एलिमेंट पाया जाता है, उसका द्रव्यमान आप निकाल सकते हो। तो जैसे डर्बेनियर ने उस समय पे 3
त्रिक बनाए, 3 ट्रायड बनाए। पहला जो उसका ट्रायड था वो था लिथियम सोडियम पोटासियम। लिथियम का जो मास था वो था 6.9, सोडियम का 23, पोटासियम का 39। तो ये उसका पहला ट्रायड था, ये उसका फर्स्ट ट्रायड, पहला ग्रुप था उसका 3 तत्वों से मिलकर जो बना था, जिसमें 3 तत्व कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। और ये इनका क्या है? मास है, द्रव्यमान है। लिथियम का द्रव्यमान 6.9 6.9 है, सोडियम का द्रव्यमान 23, पोटासियम का द्रव्यमान 39। अब इस ड्रवेनियर ने क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला जो तत्व है, जो थर्ड एलिमेंट है, तीसरा जो तत्व है, इनका हम औसत निकालेंगे। तो लिथियम का जो मास है 6.9 प्लस थर्ड एलिमेंट पोटासियम का मास है जो 39। तो 6.9 को हम अप्रोक्सीमेट अगर माने 7, तो ये आपका 7 प्लस 39 क्या बन गया आपके पास? 46। और इसका औसत ये 2 एलिमेंट है तो डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 23। और ये 23 सेंटर में यानी मिडिल में जो एलिमेंट है उसके मास के बराबर है। तो इसका फर्स्ट ट्रायड था, जो ड्रबेनियर था उसने उस टाइम पे 3 ट्रायड बनाए। पहला ट्रायड ये था। दूसरे ट्रायड की अगर हम बात करें, दूसरा ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और जो थर्ड उसका ट्रायड था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, चाहे वो हिंदी मीडियम की है चाहे वो इंग्लिश मीडियम की है, उस सभी में ये सारणी दी गई है। उस सारणी में तीनों के तीनों ट्राइड्स दिए गए हैं और तीनों ट्राइड्स के मास भी दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के मास की बात हम करते हैं, तो कैल्शियम का मास है हमारे पास 40.1, स्ट्रोंशियम का मास है हमारे पास 87.6 और बेरियम का जो मास है हमारे पास वो है 137.3। तो अगर हम यहां पे देखें कि आपके पास जो सेकंड ट्रायड है, कैल्शियम 40.1, स्ट्रोंशियम 87.6, बेरियम 137.3। अब अगर इसमें हम सेम आप इसका फर्स्ट और थर्ड का मास जोड़ोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे, तो मिडिल में जो एलिमेंट है उसके नियर बाय आप देखोगे जो मास आ जाता है। तो ये कहा था किसने? ड्रबेनियर ने। इसी तरह से आप इसको क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, तो क्लोरीन का मास है 35.5 और ब्रोमीन का है लगभग 79.9 और आयोडीन का है लगभग 126.9। तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करोगे, तो मिडिल में जो ब्रोमीन का जो मास है इस मास के बराबर आप देखते हो मास आ जाता है। तो ये था अब सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की पढ़ते हैं तो ड्रबेनियर ने बताया था। तो ये व्यवस्थित करना क्यों व्यवस्थित करते हैं हम तत्वों को? ताकि हम उनके जो गुणधर्म है उनको हम अच्छी तरह से जान सकें। तो जैसे एक दुकानदार होता है, वो भी अपनी दुकान में सामान को एक व्यवस्थित करके क्रम में रखता है कि जैसे साबुन है वो एक जगह के पे रखेगा और उन साबुनों में भी फिर वो कपड़े धोने की जो साबुन है या नहाने की साबुन है उनको व्यवस्थित करेगा। इसी तरह से बिस्किट है, या वो अपनी दुकान में भी क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है कि कहाँ पे मैं क्या रखूं ताकि इजी टू एसेस, ताकि उसको मैं आसानी से जब मुझे जरूरत हो मैं उसको ले सकूं। इसी तरह यहाँ पे तत्वों के वर्गीकरण करने का जो हमारा पर्पज यही है कि कोई भी केमिस्ट स्टूडेंट, कोई भी जो उस तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो उस तत्व की जानकारी आसानी से उसको प्राप्त हो सके, इसलिए तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर। तो ड्रबेनियर का जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या अर्ली अटेम्प्ट था, ये सिर्फ उस समय तत्वों की जितने भी तत्व मौजूद थे उनमें सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके ऊपर ये अप्लाई हो सका, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब उसके बाद जो नया मेथड आया वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको हिंदी में कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, तो न्यूलैंड्स ने जब ये नियम दिया 1866 में, और न्यूलैंड्स ब्रिटिशर था, एक अंग्रेज था। तो न्यूलैंड्स ने जब ये नियम दिया, उस समय जो तत्व मौजूद थे वो लगभग हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक, हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक, उस समय लगभग 56 एलिमेंट मौजूद थे। 56, ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये 56 एलिमेंट था। तो 56 तत्व 1866 तक, जो डार्विनियस लॉज आया था वो आया था 1817 में। जो उसके बाद हिस्टोरिकल हम पढ़ रहे हैं, तो न्यूलैंड्स का जो लॉ आया था ऑक्टेव का, वो आया था 1866 में। तो 1866 तक, उस समय तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, 56 एलिमेंट्स की। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, 56 के 56 तत्वों को उसने अरेंज किया हाइड्रोजन टू थोरियम। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट था, पहला तत्व था, और थोरियम 56 एलिमेंट था, 56वां तत्व था। तो उसने उनको व्यवस्थित किया। किस आधार पर व्यवस्थित किया? उनके द्रव्यमान के आधार पर, उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर, आरोही या हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर उनका जो था मास का, द्रव्यमान का, उसके आधार पर उसने व्यवस्थित किया। और उसने एक सारणी बनाई, और वो सारणी एक म्यूजिकल नोट्स की तरह है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं। अगर हम बनाने की कोशिश करें सारणी, तो जैसे आप हिंदी में सुर पढ़ते हो, सुर 7 तरह के होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। नी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। जो इंग्लिश में जो म्यूजिकल नोट्स है वो है दो, रे, मी, फा, दो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। तो ये नोट है इंडियन म्यूजिक की, इंडियन म्यूजिक नोट। और ये नोट है वेस्टर्न म्यूजिक। तो पहला तत्व उसने हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद कलरीन, कलरीन के बाद पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, उसके बाद कोबाल्ट और निकल उसने एक साथ ही इस ग्रुप में रखे। इस तरह से उसने तत्वों को रखा 56 तक। तो यहां पे अगर आप देखें, ये जो हमने बनाया ये क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप अगर इस सारणी को देखें, तो यहां पे अगर आप देखें टोटल कितने ग्रुप हैं, 7 ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। और ये 7 ग्रुप किस तरह के ग्रुप हैं? जैसे इंडियन म्यूजिक नोट्स कह सकते हो आप, जैसे संगीत की जो धुन है, हमारे सुर है, हमारे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी,
या वेस्टर्न म्यूजिक की नोट भी आप कह सकते हो, डो रे मी फा सो ला ती। तो ये जो म्यूजिकल नोट्स है, तो इस 7 के ग्रुप में एलिमेंट्स को, जो 56 एलिमेंट उस टाइम पे अवेलेबल थे, डिस्कवर हो चुके थे, उन सभी को न्यूलैंड्स ने अरेंज किया इस टेबल के अंदर फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि उनके बढ़ते हुए जो द्रव्यमान को व्यवस्थित उसने किया था। तो यहां पे जब उसने इनको व्यवस्थित किया तो इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं, कि जब तत्वों को उनको बढ़ते हुए द्रव्यमान के व्यवस्थित करते हैं तो उनके जो गुण हैं वो रिपीट हो जाते हैं। हर 8वें तत्व के जो समान गुणधर्म हैं वो किससे मिलते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट था उससे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि आपके पास एग्जांपल है लिथियम, तो उसके बाद अगर आप काउंट करते हो, लिथियम फर्स्ट है, इसको हम काउंट कर लेते हैं, क्या है, पहला है, ये दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, हर 5वां, छठा, और ये 7वां, और ये 8वां। तो 8वें तत्व के जो गुणधर्म है, 8वें तत्व की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मिलती हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती हैं, लिथियम से। जब उनको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा जाता है, उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित किया जाता है एक सारणी में, तो जो 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले तत्व से मिलते हैं। इस वजह से इसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टा मीन 8वां। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें बेरिलियम से, तो बेरिलियम को हम काउंट करते हैं, बेरिलियम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, उसके बाद ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, और ये एट्थ। तो आप अगर देखें बेरिलियम के जो गुण हैं वो किससे मिलते हैं, मैग्नीशियम से। तो इन दोनों के समान गुणधर्म हैं, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, करैक्टर्स हैं, वो क्या हैं, इक्वल है, एक जैसे करैक्टर हैं इनके। जब इनको, इन तत्वों को हमने व्यवस्थित किया था, अरेंज किया था, क्लासिफाई किया था, किस तरह से उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इन फॉर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो जाती हैं जब उनको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं हम कि वो तत्व हैं जो उनके जो गुणधर्म है वो समान हो जाते हैं। हर 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले तत्व से मिलते हैं। किसने कहा था, ये कहा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसकी अगर हम बात करें कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या कमियां रही, तो पहली जो इसकी कमी रही, अगर हम देखते हैं कि ये जो तत्वों को अरेंज किया, ये जो कामयाब हुआ, ये सिर्फ कैल्शियम तक हुआ। कैल्शियम के जो बाद के तत्व हैं, जब उनको हम चेक करते हैं, उनके जो गुणधर्म है वो समान नहीं मिलते। यानी हर एक फर्स्ट एलिमेंट के 8वें से मिला के देखेंगे, कैल्शियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट नहीं होती। तो ये इसकी पहली कमी थी। दूसरी कमी की अगर हम बात करते हैं कि इसने हर एक ग्रुप में एक एलिमेंट रखे, लेकिन कुछ एक जगह पे इसने क्या किया, एक ग्रुप में 2 एलिमेंट को रखा। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, कोबाल्ट और निकल को इसने पहला जो ग्रुप था इसका, उस ग्रुप के अंदर रखा। जो अब हम बात करते हैं कि कोबाल्ट और निकल किस ग्रुप में रखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस ग्रुप में रखे। तो कोबाल्ट और निकल के जो गुणधर्म है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से नहीं मिलते, मैच नहीं करते। इनके जो करैक्टर हैं वो इनसे नहीं मिलते। और कोबाल्ट निकल के गुण किससे मिलते हैं, आयरन से मिलते हैं। तो अगर ये इस ग्रुप में होता तो हम कहते हैं कि इनके जो गुणधर्म है एक समान है या रिपीट हो जाते हैं 8 के बाद। लेकिन यहां पे अगर आप देखें कि कोबाल्ट और निकल जिनके जो गुणधर्म हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल मैच नहीं करते, और उसको एक जगह पे स्थान दिया गया है, एक ग्रुप में रखा गया है। और जहां पे आयरन से उसके गुण मिलते हैं उससे उनको दूर रखा गया। तो ये भी इसकी क्या थी, दूसरी कमी थी। और नोबल गैस जब हुई तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। ये न्यूलैंड्स लॉ बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया नोबल गैस की जब भी डिस्कवरी हुई। और फोर्थ जो सबसे बड़ी इसकी कमी थी, इसने ये मान लिया था कि 56 एलिमेंट तक ही खोज हो चुकी थी, जो किसके बाद किसी भी तत्व की खोज नहीं होगी, जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी। यानी फॉर फ्यूचर एलिमेंट इसने कोई खाली जगह नहीं रखी या कुछ बताया नहीं कि इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट की खोज होती है तो उसको हम कहां पे रखेंगे। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल।
तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पूरा नाम था इनका दमित्री इवानोविच मेंडलीव। दमित्री इवानोविच मेंडलीव। नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन है वो क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। तो इनका पूरा नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये रशियन केमिस्ट रसिया से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जब तत्वों को वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन्होंने दी, उस समय टोटल 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया उस समय 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई तो उस समय 63 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड्स लॉ सिर्फ ओनली बेस था किसके ऊपर कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखते हैं, उनको अरेंज करते हैं, उसके ऊपर बेस। इसने अब चेंज क्या किया मेंडलीव ने, उसमें ये पॉइंट तो उसने एज इट इज रखा कि तत्वों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज तो किया। सेकंड पॉइंट अब उसने उसके साथ क्या जोड़ दिया, उन तत्वों के फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि तत्वों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। इसके लिए उसने क्या किया, उसने दो एलिमेंट्स की चूज की। सबसे पहला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट था वो क्या था, ऑक्सीजन, O। तो हर एक तत्व के उसने क्या बनाए, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड। तो हर एक तत्व का उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड का जनरल फार्मूला जनरेट किया, बनाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, उसने 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड लिए। उन कार्डों के ऊपर उनके हाइड्राइड, ऑक्साइड, उनकी जो द्रव्यमान संख्या है, यानी उनका जो एटॉमिक मास है, जो दूसरे गुणधर्म है, उन गुणधर्मों को उसने कार्ड के ऊपर लिख दिया। इस तरह से उसने टोटल जितने 63 एलिमेंट थे उन सभी की जो प्रॉपर्टी थी, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, या उनका एटॉमिक मास था, या जितने भी गुणधर्म थे, वो उन्होंने उसके कार्ड के ऊपर लिख दिए। फिर उन कार्डों को उसने क्या किया, अरेंज किया, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जैसे ही उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास उनको अरेंज किया, तो उसने देखा कि बहुत सारे तत्वों के जो गुणधर्म हैं, वो समान गुणधर्म जो तत्व हैं वो एक जगह पे आ गए। तो उसने उस समय वो एक टेबल दी। उस टेबल के अगर हम जनरल बात करें, वो जो उसकी टेबल जो प्रकाशित हुई थी, एक जर्नल मैगजीन में प्रकाशित हुई थी 1877 के अंदर, एक जर्नल छपा था, रिसर्च जर्नल, वहां पे ये तत्वों की जो पीरियोडिक टेबल छपी थी मेंडलीव की। तो वो सबसे पहले उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड का फार्मूला दिया। जैसे अब हम देखें, अगर तो दो चीजें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थी। पहला था ग्रुप और दूसरा क्या था, पीरियड। ग्रुप क्या था, वर्टिकल कॉलम, और पीरियड क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल कॉलम, जैसे अगर हम देखें टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। तो इसको बोला ग्रुप। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये एक पहले ग्रुप के मेंबर हैं, वर्टिकल कॉलम। पीरियड में क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन, जब हम इस तरह से जाते हैं उसको बोलते हैं हम पीरियड। तो 63 एलिमेंट को उसने एक टेबल में रखा। तो जनरल फार्मूला उसने बनाया,
तो जैसे सबसे पहले उसने जो जनरल फार्मूला बनाया हाइड्राइड का, तो पहले जो आपके पास एलिमेंट मौजूद थे उनका जो हाइड्राइड बनता है वो बना RH, उसके बाद RH2, उसके बाद RH3, उसके बाद RH4, फिर RH3, उसके बाद RH2, उसके बाद RH और उसके बाद लैंक। टोटल अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसको इसने 0 माना, फिर आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से इसने इसको यहां पे माना। ऑक्साइड का फार्मूला बनाया जैसे R2O, उसके बाद RO, उसके बाद R2O3, R2O5, R2O7 और यहाँ पे RO का RO2 हो गया, ये RO3 हो गया और ये RO4 हो गया। तो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग थी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से सेवंथ या जीरो पीरियड एलिमेंट इनको बोला था, जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो ये टोटल इसके 8 ग्रुप थे उस समय, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी 8, और उसके अंदर भी इसने क्या किया, ए और बी में इनको डिवाइड किया इस तरह से। तो यहां पे इस तरह से एलिमेंट लिखे होते थे जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी। अब हम बात करते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, जो पहली जो पीरियोडिक टेबल थी उनसे क्या अचीवमेंट थी, मेंडलीव ने क्या अचीव किया, उसके बारे में हम बात करते हैं और बाद में हम बात करेंगे लिमिटेशन की। तो अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे इस ग्रुप में जो मेंबर है वो है कार्बन, तो कार्बन का अगर हाइड्राइड देखें, R क्या है कार्बन, तो H4 जुड़ जाएंगे। मीथेन, इसका हाइड्राइड है मीथेन। अगर हम गैस की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह से R यहाँ पे क्या है, हर एक में R है एलिमेंट, R यहाँ पे क्या है एलिमेंट। H क्या है कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ करके ऑक्साइड बनाता है। फिर उन हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ उनकी क्रिया के आधार पर, उनके गुणधर्मों के आधार पर उसने उन 63 कार्ड को अरेंज किया था फॉर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो यहां पे एक लॉज आया मेंडलीव का, उस लॉ को बोलते हैं मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, विद इन ए इंटरवल, कि कुछ इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक फंक्शन। कि व्हेनेवर अरेंज, हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उनको फॉर इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देयर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए क्लास इंटरवल, कि कुछ समय के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक फंक्शन। अब हम बात करें अचीवमेंट की, कि जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट क्या थी। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट, तो अचीवमेंट को हम ये कह सकते हैं कि इसके प्लस पॉइंट क्या थे। तो अचीवमेंट, जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो थी उसने फ्यूचर प्लान इसको बनाया हुआ था कि आगे जाके तत्वों की खोज जरूर होगी, और उन तत्वों के लिए उसने पहले ही जगह बनाई थी। जैसे यहां पे उसने एक नाम लिया ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। इसका मतलब क्या है कि बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इस ग्रुप में, बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ग्रुप में उसने खाली जगह छोड़ दी थी कि इन फ्यूचर किसी तत्व की खोज होगी और जिसके जो गुणधर्म है वो बोरोन से मिलेंगे, एल्यूमिनियम से मिलेंगे, सिलिकॉन से मिलेंगे, तो इस जगह पर उस तत्व को रखा जा सकता है। जैसे ईका बोरोन में अगर आप बात करते हो स्ट्रोंशियम, इसमें हम बात करते हैं गैलियम, और इसके हम बात करते हैं जर्मेनियम। तो 3 तत्वों की खोज हुई बाद में। वो तत्व कौन से थे, स्ट्रोंशियम, गैलियम और जर्मेनियम।
तो स्ट्रोंशियम के जो करैक्टर हैं वो किससे मिलते हैं? बिल्कुल बोरोन से मिलते हैं। गैलियम के जो करैक्टर हैं वो एल्यूमिनियम से मिलते हैं। जर्मेनियम के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं या केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो सिलिकॉन से मिलती हैं। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक अच्छी बात थी कि उसने क्या किया कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसने सोचा कि बाद में तत्वों की जो डिस्कवरी होगी, खोज होगी, तो उसने खाली जगह छोड़ दी थी कि बोरोन के साथ इका बोरोन मीन, इका मीन उससे मिलते जुलते गुण की बाद में, इका एक संस्कृत का आप प्रीफिक्स कह सकते हो कि बाद में जो तत्व की खोज होगी जिसके जो रासायनिक या भौतिक गुणधर्म वो किससे मिलेंगे? बोरोन से मिलेंगे। उसको यहाँ पे रखा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है इस पीरियोडिक टेबल में। तो स्ट्रोंशियम की बाद में खोज हुई जिसको बोरोन की ग्रुप में रखा गया। इसके हाइड्राइड का फार्मूला भी सेम था जो बोरोन का है। इसके जो अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड का फार्मूला भी सेम था जो बोरोन का है। तो सारे जो समान गुणधर्म होने की वजह से वो एक ग्रुप में आ गया। सेम करैक्टर यहाँ पे गैल्मियम का, सेम जर्मेनियम का। तो कई बार तो एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि इका बोरोन का एग्जाम्पल दो, इका एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दो, इका सिलिकॉन, या कौन सी एलिमेंट थी जो बाद में डिस्कवरी हुई जिसके करैक्टर बोरोन से मिलते हैं, एल्यूमिनियम से मिलते हैं, सिलिकॉन से। तो इका बोरोन स्ट्रोंशियम है और इका एल्यूमिनियम आपके पास गैलियम है और इका जो सिलिकॉन है वो जर्मेनियम है। अब है ये थी अचीवमेंट की। इसकी लिमिटेशन क्या थी? जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसकी क्या खामियां थी या कमियां थी? तो लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, limitations of Mendeleev periodic table। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें 4-5 पॉइंट हैं जो लिमिटेशन में। सबसे पहला जो पॉइंट है लिमिटेशन में वो क्यों जनरेट हुआ? अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ड्यूअल करैक्टर हैं, ड्यूअल नेचर है हाइड्रोजन का। ये एक्ट एज मेटल भी काम करता है, नॉन मेटल भी काम करता है। इसके जो गुण है वो 17 ग्रुप 17वें ग्रुप से भी मिलते हैं और इसके जो गुण है वो पहले ग्रुप से मिलते हैं। अगर हम देखें जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके ये Na2S बनाता है और हाइड्राइड में ये बनाता है आपका NaH। इसी तरह से ये करैक्टर है, किसके करैक्टर है? पहले ग्रुप के। अगर हम 17 ग्रुप की बात करते हैं तो 17 ग्रुप में अगर आप देखें ये HCl बनाता है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सेम, यहां पे H2O बनाता है और सेम यहां पे H2S बनाता है। तो यहां पे अगर आप देखें बिल्कुल डिक्टो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बिल्कुल डिक्टो यहां पे ये बना रहा है ये NaCl के साथ। तो हम यहां पे अगर देखें क्लोरीन के साथ पहले ग्रुप के एलिमेंट सोडियम क्लोराइड बना, ये सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम सल्फाइड बना, सेम हाइड्रोजन भी ये क्रिया यहां पे देता है। तो जो इसके ड्यूअल करैक्टर है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर देता है। तो इसके जो गुणधर्म है वो 17 ग्रुप से भी मिलते हैं, इसके जो गुणधर्म है वो पहले ग्रुप से भी मिलते हैं। तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखा जाए? पहले ग्रुप के साथ रखा जाए, जो 17 ग्रुप है वहां पे रखा जाए, या हम बात करें कि जो क्लोरीन की जो फैमिली है वहां पे इसको रखा जाए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी। जो सॉरी मैं 17 ग्रुप की जो बात बोल गया वो आगे आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हम बात यहाँ पे सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो सोडियम के साथ जो ग्रुप है उसके साथ भी इसके करैक्टर मिलते हैं और जो क्लोरीन फैमिली है उसके साथ भी इसके करैक्टर मिलते हैं। तो इसको कहां पे व्यवस्थित किया जाए, ये इसकी सबसे बड़ी पहली कमी थी। दूसरा, इसने क्या किया, कई जगह पे तत्वों को उनके जो मास है, मास ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास था, तो कम जिसकी द्रव्यमान संख्या वो पहले आना चाहिए था, ज्यादा द्रव्यमान संख्या बाद में आना चाहिए था। लेकिन इसमें 2-3 जगह पे ऐसे हुआ है कि जो ज्यादा मास का है वो पहले आ गया है और कम मास का बाद में। कोबाल्ट और निकल में आप देख सकते हो, सारणी किताब में दी गई है, टेबल दी गई है, तो आप देखोगे वहां पे जो मास है कम मास का बाद में चला गया है और ज्यादा मास का पहले। इस तरह से आयोडीन का एग्जाम्पल आप देखोगे वहां पे भी एक कंफ्यूजन है कि जो कम मास का है वो बाद में आ रहा है और जो ज्यादा मास का है वो पहले। तो ये इसकी दूसरी कमी थी। तीसरी कमी क्या है? आइसोटोप की जो आइसोटोप हैं
आइसोटोप क्या होता है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही तत्व के वो रूप हैं जिनकी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका जो परमाणु संख्या वो एक समान है, विच हैव डिफरेंट मास नंबर, जिनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न है। तो उन तत्वों की उस समय खोज नहीं हुई थी समस्थानिक की, तो वो इन फ्यूचर, जैसे हाइड्रोजन के हम समस्थानिक पढ़ते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो उनका जो द्रव्यमान है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन का 1 है, जो आपके पास ड्यूटेरियम है उसका 2 ग्राम है, जो ट्रिटियम है उसका 3 ग्राम है। तो अगर पुंज के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से रखते हैं तो इनको कहां पे रखा जाए, ये भी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी एक खामी थी, कमी थी। तो आज हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था। पहले इसकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। क्यों अव्यवस्थित को व्यवस्थित करते हैं? कि तत्वों को, उनके गुणधर्मों को जानने के लिए हम उनको एक अरेंज करते हैं एक टेबल के रूप में, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले डर्बेनियर ट्राइड्स आया था, 3-3 के ग्रुप आए थे, उसकी कुछ कमी आई थी। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था कि हर एक 8वें तत्व के जो गुणधर्म है पहले तत्व से मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो अब इस लेसन में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो यही लेसन हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।